ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज होगा उसकी वैल्यूज जो है वो क्वांटाइज्ड है, वो हमेशा प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो भी हम जान लें, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज for an isolated system, net charge is conserved. For an isolated system, net charge is conserved. ठीक है, पहले तो नेट चार्ज का मतलब समझ लें। जैसे ये एक सिस्टम ले रहा हूं मैं, इस सिस्टम में मान लो 3 ऑब्जेक्ट, इसके पास चार्ज है +5e, इसके पास है -3e और से इसके पास है +2e। तो जो नेट चार्ज हो गया सिस्टम का, नेट चार्ज मतलब जितने भी चार्ज हैं सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो 5e -3e और +2e, ठीक है, मतलब हो गया +4e। तो नेट चार्ज कितना होगा इसका, सिस्टम का +4e। ठीक, मतलब सभी चार्ज का जो सम है वो नेट चार्ज कहलाता है। अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो इस पर ये जो चार्ज का अमाउंट है ये कांस्टेंट रहेगा, +4e रहेगा, ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम आगे पढ़ते हुए लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता दूं। पेयर एनहिलेशन, ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, रिएक्शन है। ठीक है, ये हम इसको हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं। पेयर एनिहिलेशन, इसका मतलब समझना, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन -e से मैंने दिखाया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये एक तरह का पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। रिमेंबर, इट इज नॉट प्रोटॉन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब ये आपस में मिलते हैं, जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो गामा रे का फोटोन बनता है। उस फोटोन के पास कितना चार्ज होना चाहिए बताओ। अब ये आइसोलेटेड इवेंट है, इसके आसपास कोई नहीं है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +e और -e मिलके 0 हो गए। तो हम जानते हैं कि फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन इज चार्जलेस। दैट मीन्स इट प्रूव्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल वैलिड हो गया कि टोटल चार्ज सिस्टम का कांस्टेंट रहा, पहले भी 0 था, अभी भी 0 था। इसके उल्टे भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक गामा रे का फोटोन आता है और ये इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, और मैटर के साथ इंटरेक्शन के कारण जो फोटोन है ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। मतलब फोटोन गायब हो गया और वहां क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अपने आप अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो फोटोन के पास 0 चार्ज, और बाद में ये 2 पार्टिकल डेवलप हो गए इस फोटोन से,
बट टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, इधर माइनस ही और इधर प्लस ही, मतलब मिलके जीरो हो गया। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है जो कि इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को प्रूव करती है। ठीक है, जैसे एक और चीज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर है, इसलिए डिफरेंट चार्जेस अगर है सिस्टम में, सबका सम करना है, तो वो सम कैसा होगा, अलजेब्रिक सम होगा, स्केलर सम होगा, ना कि वेक्टर सम। ठीक है, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, सिस्टम में अगर कई टाइप के चार्जेस हैं, +7e, -2e, -5e, +3e, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा हमें, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 7e, -2e, -5e, +3। ठीक है, तो दैट इज 3। तो चार्जेस का हमें एल्जेब्रिक सम करना है, स्केलर सम करना है, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट की। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, इसको C से डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और CGS सिस्टम में जो यूनिट है दैट इज ESU। And we should know the relation. 1 coulomb is 3 into 10⁹ ESU। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि चार्ज एग्जिस्ट करता है और उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, उससे कुछ कंक्लूजन हमने डिराइव किए। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ कुछ चार्ज एसोसिएटेड होता है। ठीक, फिर हमने ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कैसे आता है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। ठीक है, चार्ज कितना होगा, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और उसकी यूनिट वगैरह, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज जो है या उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो अभी तक हमने पढ़े। अब इसके आगे हम बढ़े। देखो, जब भी हम चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी से डील करेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, और उन मटेरियल का क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, लाइक कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है और उन मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है वो हम पहले जान लेते हैं। ठीक, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। देखो, अभी मैं सिर्फ दो मटेरियल पर ज्यादा फोकस करूंगा, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर ये अभी इस डोमेन में नहीं है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज को। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पहले मैं कंडक्टर की बात करूं। व्हाट इज कंडक्टर? तो कंडक्टर इज दैट मटेरियल in which free charges are available. Conductor is that material in which free charge is available. Now, free charge का मतलब क्या है? Free charge का मतलब ये है कि उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि फ्री हैं
मतलब उनको कोई बांध कर नहीं रख रहा है, आप उनको जिधर खींचोगे, जिधर फोर्स लगाओगे, उस तरफ वो पार्टिकल्स चले जाएंगे। फ्री चार्ज का मतलब है चार्ज्ड पार्टिकल्स which are not bound to particular atom. They are not bound to any atom. They are free to move. If you apply force on those particles, the particle would move along that force. ठीक है, उसको हम free charge कहते हैं. So conductor is that material in which free charge is available. अब समझना, दो टाइप के कंडक्टर है. एक तो जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं या उनके एलॉय, जिसको हम मेटालिक कंडक्टर कहते हैं, और दूसरा है आयनिक सॉल्यूशन. इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं. ठीक है, दोनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे. पहले मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करता हूं. ठीक है, अब समझना. देखो, थोड़ा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने. मटेरियल जो है वो एटम से मिलके बना है. मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये एटम्स है. हर एक खांचा जो है वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर. ठीक, एटम के अंदर क्या है ये देखें. तो एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है. पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. समझना, दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें डिफरेंस क्या है समझना. न्यूक्लियस के जस्ट आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा फोर्स से बंधे हुए रहेंगे. इस कारण से वो न्यूक्लियस को छोड़ के दूर नहीं जा सकते हैं, वो उसके आसपास ही घूमते रहेंगे. स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो बंधे हुए हैं, बंध गए, वो हिल नहीं सकते, वो वहीं के वहीं घूमते रहेंगे. तो हर एटम के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस तरह से घूम रहे होंगे, वो बंधे हुए हैं. ठीक, मतलब उनका एड्रेस जो है वो फिक्स हो गया, वो उसी एटम के साथ अटैच्ड है. बट जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो एटम को तोड़ के बाहर चले जाते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट एटम्स. इन सभी का जो इंटरैक्शन हो रहा है उसके कारण जो एनर्जी लेवल बनते हैं, तो कुछ हायर एनर्जी लेवल भी बनते हैं जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. तो इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो किसी एक एटम से बंधे हुए नहीं रह सकते. तो उनका क्या होगा देखते हैं. मान लो वो इलेक्ट्रॉन यहां है, एनर्जी ज्यादा है, जंप करके इधर चला गया. ये भी बांध के नहीं रख सकता है क्योंकि इसके पास अभी भी ज्यादा एनर्जी है, तो इस तरफ चला गया, फिर इधर चला गया, इधर चला गया. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हुए घूमते रहते हैं. पूरे स्ट्रक्चर में, मेटालिक स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे. मतलब दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ होल ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिंगल एटम और पर्टिकुलर एटम, बट दिस एटम्स और प्रॉपर्टी ऑफ होल ऑब्जेक्ट, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, सभी तरफ घूमते रहते हैं. ठीक है, इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं.
मेरी बात समझ रहे हो? तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर एटम से बंधे हुए रहेंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार घूमते रहेंगे पूरे एटम, पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे मेटालिक स्ट्रक्चर में, पूरे ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक। घूमते क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी है, एट एनी टेम्परेचर उनके पास कुछ थर्मल एनर्जी होगी जिसके कारण वो घूमते रहेंगे। अब समझना डिफरेंस। अगर इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास में कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाया जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास में रखा। तो अभी मैंने आपको बताया लाइक और लाइक के बीच में रिपल्शन और अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन। तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे? जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो उनके पास एनर्जी नहीं है कि वो तोड़ के पॉजिटिव के पास चले जाएं। जाना तो चाहते हैं, तो एटमोस्ट वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है मोशन उनका, थोड़ा सा इधर, बट वो तोड़ के बाहर नहीं जा सकते, उतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये तो बंधे हुए हैं, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? वो तो किसी एटम से बंधे नहीं है। तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे वैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्सेलरेट करने लग जाएंगे। तो इस मटेरियल में, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट करते हुए इस सिरे पर इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप एक निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा और वो दूर जाने लगेंगे और इस तरफ जाके इकट्ठे हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ गए? तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज है, इसीलिए चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल है। यही चीज अगर इंसुलेटर में देखी जाए तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वहां पे फ्री चार्ज नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? तो मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, इट इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मेक मेटालिक कंडक्टर अ कंडक्टर। ठीक है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही उसमें कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इन कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? मेटालिक कंडक्टर हैज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और दूसरा टाइप का जो कंडक्टर है दैट इज आयनिक सॉल्यूशन। तो आयनिक सॉल्यूशन में क्या है? आयंस है। ठीक है, आयन दो तरह के, कैटायंस और एनायंस, जिसकी अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले। तो आयनिक सॉल्यूशन में आयंस है, फ्री आयंस। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस, ये भी फ्री है। फॉर एग्जाम्पल वाटर में आप NaCl मिला दो, साल्ट इसमें ऐड कर दो, तो जो सोडियम और क्लोराइड के आयंस होंगे वो इस तरह से फ्रीली घूमते रहेंगे। अब मान लो आप इस तरफ कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो क्या करेगा? वो क्लोराइड आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सोडियम आयंस जो है उनको रिपेल करेगा। तो सोडियम आयन उधर इकट्ठे हो जाएंगे, क्लोराइड आयन इधर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आयंस फ्री है, इनको बांधने वाला कोई नहीं है, तो जिधर फोर्स लगाओगे उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जहां भी फ्री चार्ज होगा उस मटेरियल को हम कंडक्टर कहेंगे। फ्री चार्ज है इसलिए चार्ज का मूवमेंट हो सकता है, इसीलिए उसमें करंट का फ्लो हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक, अब मैं इंसुलेटर